नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने ऑपरेशन कबूतर के बारे में सुना है, या ऑपरेशन कैक्टस, या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार? दोस्तों, आपने कभी ना कभी इन सभी ऑपरेशंस के बारे में सुना तो ज़रूर होगा। अगर आपने सुना है तो हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इन सभी ऑपरेशन में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि ये सभी ऑपरेशन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के द्वारा किए गए हैं। और दोस्तों, क्या आपने कभी रविंद्र कौशिक, सहमद खान, आर्यन काओ के बारे में सुना है? और अगर आप ये नहीं जानते हो कि ये लोग कौन हैं, तो आप इस आदमी को तो ज़रूर जानते होंगे। दोस्तों, ये है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल। लेकिन दोस्तों, अब तक तो ये सवाल आपके मन में भी आ ही गया होगा कि आज हम आपको इन सब के बारे में क्यों बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इन सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि ये सभी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस रह चुके हैं। और आज की हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के टॉप 5 एजेंट्स की, जो अपने काम में इतने ज़्यादा माहिर थे कि दूसरे देश की सारी खुफिया जानकारी भारत तक पहुंच जाती थी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में 5वें नंबर पर है रॉ के जन्मदाता पंडित रामेश्वर नाथ काओ, या कहें आर्यन काओ सर। दोस्तों, आर्यन काओ का जन्म 2 अक्टूबर 1917 में उत्तर प्रदेश के बनारस में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बनारस में जन्मे काओ ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। इसके बाद इंग्लिश में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की और फिर 1939 में भारतीय इंपीरियल पुलिस सेवा की परीक्षा पास करके इसमें शामिल हो गए। दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसी को खड़ा करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ आर्यन काओ का ही था, और काओ ही देश के पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने रॉ को एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल खुफिया एजेंसी में तब्दील किया। इसके बाद जब 1968 में भारत ने देश के बाहर के खुफिया मामलों को हैंडल करने के लिए एक एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को बनाने का फैसला किया, तो काओ ने इस एजेंसी के गठन में भारत सरकार की बहुत मदद करी, और रॉ के पहले निदेशक के रूप में काओ ने देश के सीक्रेट एजेंट्स की 2 पीढ़ियों को ट्रेनिंग भी दी। दोस्तों, 1968 में रॉ के गठन के बाद इस एजेंसी की काबिलियत पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए गए, लेकिन काओ के निर्देशन में रॉ ने 1971 के युद्ध में अपनी अहमियत पूरे भारत को समझा दी। और ऐसा बताया जाता है आर्यन काओ ने रॉ के शुरुआती सालों में ही अपने एजेंट्स का जाल इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया था कि काओ को इस बात की पूरी जानकारी थी कि 1971 में पाकिस्तान भारत पर कब, किस दिन और कहां से हमला करेगा। इसके अलावा 1975 में जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ, तो उस विलय में भी रॉ के चीफ आर्यन काओ का बहुत बड़ा योगदान था, जिससे सिक्किम का करीब 3000 वर्ग किलोमीटर का बहुत बड़ा हिस्सा बिना एक भी बूंद खून की बहाए भारत में विलय को राजी हो गया था। और आर्यन काओ और उनकी टीम की वजह से ही सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन पाया। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर है रॉ के इतिहास में अब तक के सबसे सफल जासूस रविंद्र कौशिक, या कहें ब्लैक टाइगर। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर की उपाधि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दी थी। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ था। उनके पिताजी इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर थे, और रविंद्र को शुरुआत से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। और इसी शौक की वजह से एक दिन जब वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्ले कर रहे थे, तो वहाँ बैठे एक रॉ ऑफिसर ने उनके अंदर के कलाकार को पहचान लिया और उन्हें रॉ में शामिल होने का ऑफर दिया, और मात्र 20 साल की उम्र में ही उन्हें सीक्रेट एजेंट की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। कौशिक को उनकी ट्रेनिंग के दौरान इस्लामी आयतों और कुरान का अच्छा खासा ज्ञान करवाया गया, और उन्हें पाकिस्तानी संस्कृति में खुद को ढालने के साथ साथ उर्दू पढ़ना और लिखना भी सिखाया गया। और फिर कौशिक के सभी भारतीय दस्तावेज नष्ट कर दिए गए, और उन्हें महज 23 साल की उम्र में नबी अहमद की नई पहचान के साथ पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान जाने के बाद कौशिक ने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। दोस्तों, रविंद्र कौशिक ने अपनी फर्जी पहचान के साथ न केवल कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बल्कि पाकिस्तानी सेना में एक कमीशन अधिकारी के तौर पर भी शामिल हो गए, और जल्द ही मेजर रैंक तक भी प्रमोट हो गए। साथ ही भारत के प्रति अपने फर्ज को निभाते हुए उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए 1979 से 1984 यानी 4 साल तक जासूसी की। रविंद्र कौशिक अपने काम में इतने ज़्यादा माहिर थे कि पाकिस्तानी सेना को उन पर ज़रा सा भी शक नहीं हुआ, और उन्होंने भारत को सभी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रदान की। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि एक दिन 1985 में
एक अन्य भारतीय जासूस जिसे कौशिक से मिलने के लिए भेजा गया था, वो पाकिस्तान की जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो के हाथ पे चढ़ जाता है और जब उसे पाकिस्तानी सेना के द्वारा टॉर्चर किया जाता है तो वो रविंद्र कौशिक का भेद खोल देता है और रविंद्र कौशिक को उनके दफ्तर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान की अदालत के द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन बाद में इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है और फिर पाकिस्तानी कैद में 16 साल बिताने के बाद 2001 में रविंद्र कौशिक की पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मौत हो जाती है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है रॉ के जासूस मोहनलाल भास्कर। दोस्तों, 1965 की बात है कि एक आदमी भगत सिंह की समाधि के पास खड़ा होकर भाषण दे रहा होता है। भाषण खत्म होता है और जब भीड़ जाने लगती है तो उस भीड़ में से एक आदमी निकलकर सामने आता है और मोहनलाल से बोलता है कि भीड़ के सामने खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब बात देश सेवा की आती है तो सभी पीछे हट जाते हैं। इस पर मोहनलाल तपाक से जवाब देते हुए बोलते हैं कि साहब, जिस दिन बॉर्डर पर जंग छिड़ जाए मुझे साथ लेकर चलिएगा, आपसे 4 कदम आगे ही रहूंगा और अगर पीछे हटूं तो बेशक गोली मार दीजिएगा। मोहनलाल की ये बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराता है और बोलता है कि देश के लिए काम करोगे, तो मोहनलाल तुरंत ही हाँ बोल देते हैं। इस तरह से मोहनलाल की एंट्री होती है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी में। जिस समय मोहनलाल भारत की आईबी को ज्वाइन करते हैं उस समय तक रॉ का गठन नहीं हुआ था, लेकिन जब वो अपनी ट्रेनिंग के आखिर दौर में होते हैं उसी दौरान रॉ का गठन होता है। ट्रेनिंग के दौरान ही मोहनलाल का खतना करवाया जाता है और उन्हें एक नए नाम मोहम्मद असलम और नई आइडेंटिटी के साथ रहना सिखाया जाता है। और जैसे ही उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है उनकी पहली पोस्टिंग ही पाकिस्तान में होती है और उन्हें काम दिया जाता है पाकिस्तान के खुफिया परमाणु प्रोग्राम से जुड़ी खबरों को इकट्ठा करने का। ऐसा कहा जाता है कि जब मोहनलाल ने 1967 में पाकिस्तान में कदम रखा तो उन्होंने 1 साल तक भारत और पाकिस्तान में 15 बार आना जाना किया और पाकिस्तानी आर्मी और एजेंट को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन इनके साथ भी वही हुआ जो रविंद्र कौशिक के साथ हुआ था। उन्हें भी उन्हीं के एक साथी ने, जो एक डबल एजेंट था, धोखा दे दिया और एक दिन जब मोहनलाल पाकिस्तान में ही थे तो उन्हें पाकिस्तान की काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी ने पकड़ लिया और सलाखों के पीछे डाल दिया। और फिर 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर अचानक से हमला कर दिया, लेकिन भारत ने खुद को संभालते हुए इस युद्ध को इतनी अच्छी तैयारी के साथ लड़ा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के 90,000 सैनिकों को बांग्लादेश की धरती पर सरेंडर करवाया। और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान की सरकारें ये तय करती हैं कि इस समझौते के तहत दोनों देश युद्धबंदी कैदियों को अपनी जेलों से रिहा करेंगे। और फिर पाकिस्तान की जेलों में 14 साल बिताने के बाद आखिरकार मोहनलाल को शिमला समझौते के अंतर्गत रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है रॉ की सीक्रेट एजेंट सहमत खान। दोस्तों, आपने आलिया भट्ट और विकी कौशल की राजी मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें आलिया भट्ट ने एक कश्मीरी लड़की का रोल अदा किया है और उसके पिता भारत और पाकिस्तान के डबल एजेंट दिखाए जाते हैं, लेकिन वो भी दिल से हिंदुस्तानी होते हैं और वो अपनी बेटी सहमत की शादी पाकिस्तानी आर्मी के एक बड़े अफसर के बेटे से करवा देते हैं। और फिर सहमत खान भारत के लिए पाकिस्तान की जासूसी करती है। दोस्तों, ये कहानी एक असली रॉ एजेंट की लाइफ से इंस्पायर है, लेकिन ये कहना अभी भी मुश्किल है कि उनका असली नाम आखिर क्या था, और इस वीडियो में हम उनको सहमत खान के नाम से ही बुलाएंगे। दरअसल दोस्तों, सहमत खान एक भारतीय कश्मीरी अंडरकवर एजेंट थी जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान में सक्रिय थी। और ऐसा बताया जाता है कि सहमत खान ने भारत के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए ही पाकिस्तानी अफसर से शादी की थी और उनके द्वारा रॉ को दी गई सबसे इम्पोर्टेंट खबर थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा भारतीय नौसेना के सेंटूर क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को डुबोने की योजना बनाई थी। और सहमत के द्वारा समय पर भेजी गई इस इम्पोर्टेंट जानकारी की बदौलत ही भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के इस प्लान को फेल कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि अपने मिशन को पूरा करने के बाद जब सहमत भारत लौटी थी तो वो अपने पाकिस्तानी आर्मी के अफसर पति की बच्चे की मां बनने वाली थी। इसके बाद वो एक सिंगल मदर बनी और अपने बेटे को अकेले ही बड़ा किया और उसके बाद उनका बेटा भी भारतीय सेना में शामिल हुआ। दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में पहले नंबर पर है रॉ एजेंट और हमारे मौजूदा समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने भी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को अपनी सेवाएं दी हैं और वो अपने इस काम में इतने माहिर थे कि उन्हें आज भी भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। अजीत डोभाल ने अपने जीवन के 7 साल पाकिस्तान में अंडरकवर रहकर बिताए, जिसमें उन्होंने अपना पूरा हुलिया एक पाकिस्तानी मुसलमान का बना लिया था और एक बार तो उनका राज खुलते खुलते रह गया। दरअसल एक बार अजीत डोभाल को एक आदमी ने पकड़ लिया और अपने साथ ले गया,
और अपने घर ले जाकर बोला कि तुम तो हिंदू हो। अजीत थोड़ा घबरा गए और बोले नहीं जनाब, मैं एक मुस्लिम पाकिस्तानी हूँ। पर वो आदमी नहीं माना। फिर जब अजीत डोभाल को लगा कि ये आदमी एक आम आदमी है, तब जाकर उन्होंने कबूल किया कि हाँ वो एक हिंदू है। फिर उस आदमी ने उन्हें खुद बताया कि वो भी एक हिंदू है, पर यहाँ किसी को नहीं पता कि वो हिंदू है और वो अपने देवी देवताओं की पूजा सभी से छुप कर करता है। अपने इस 7 साल के मिशन में अजीत डोभाल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर नजर रखने का काम किया और अपने इस फील्ड मिशन के बाद डोभाल एक बार फिर से 6 साल के लिए पाकिस्तान में दोबारा रहने के लिए गए, लेकिन इस बार वो भारत के डिप्लोमेट बनकर गए थे और अपने 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद डोभाल फिर से भारत लौट आए। इसके बाद डोभाल ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार को कामयाब बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बाद डोभाल ने भारत के मिजोरम में पनप रहे आतंकवादी संगठनों को खत्म करने में भी बहुत बड़ा योगदान अदा किया। दोस्तों, अजीत डोभाल की इसी काबिलियत को देखते हुए जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली तो उन्होंने अजीत डोभाल को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने में कोई देरी नहीं की। इसके अलावा अजीत डोभाल को विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस और असामान्य बुद्धिमत्ता का परिचय देने के कारण इन्हें शांति समय में किसी भी सैनिक को मिलने वाला दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थे भारत के खुफिया एजेंसी रॉ के अब तक के टॉप 5 जासूस और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको भी भारतीय खुफिया एजेंसी और इन भारतीय एजेंट्स पर गर्व हो रहा होगा। इसलिए आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी अगर आप भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के द्वारा किए गए अब तक के टॉप 5 सीक्रेट ऑपरेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने रॉ के इन ऑपरेशंस के बारे में बताया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप ऐसे ही किसी और ऑपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।